हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? सर मजे में हैं। पर सर एक चीज बताइए आप हमारे को कि क्या इस कोविड के अंदर इस बार पेपर होंगे या नहीं होंगे। इस बात का बड़ा ही कंफ्यूजन हो रहा है कि तैयारी कैसे करें कैसे ना करें। आप तो अपनी तरफ से सब्जेक्टिव करा रहे हो, पता नहीं पेपर भी होंगे या नहीं होंगे। तो बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पेपर हो या ना हो वो एक अलग मैटर है, पर आपकी अपनी तरफ से तैयारी पूरी होनी चाहिए। और दूसरा, सीबीएसई ने आपको ये भी कहा था कि इस बार का जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा और आप सभी लोगों को आज की डेट में वैक्सीनेशन लग रही है। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका पेपर सब्जेक्टिव हो जाए, क्योंकि अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा तो इसका मतलब जो कोविड है वो यहाँ से चला जाएगा और ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ये एक ब्लेसिंग होगी कि इतनी जो भयंकर बीमारी आई, कोरोना की बीमारी आई, वो पूरी कंट्री में से और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में से निकल गई। तो चलिए बच्चों, हम सैंपल पेपर नंबर 2 कर रहे थे और सैंपल पेपर नंबर 2 के हमने 6 सवाल डिस्कस कर लिए थे। अब आपकी स्क्रीन पर 7वां सवाल आ रहा है और हम 7वां सवाल करेंगे और इसको रीड करेंगे। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखिए। गिव एंट्री एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मुझे जर्नल एंट्रियां पास करनी है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, मेरे पास यहाँ पर 5 तरह के केसेस हैं जिसकी मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखिए, अब आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो आप इसका जर्नल का परफॉर्मा बनाएंगे। जर्नल का परफॉर्मा करने के बाद आप एक एक एंट्री को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, मैं आपको बना रहा हूं जर्नल। क्वेश्चन नंबर है मेरा ये, क्वेश्चन नंबर है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आ गया? हाँ सर आ गया क्वेश्चन नंबर 7। और मुझे बनानी है जर्नल। मुझे जर्नल बनानी है और मैं इसका पूरा का पूरा परफॉर्मा बनाऊंगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, इन रुपीस। आप भी सभी बच्चे अपना परफॉर्मा बना लेंगे। अब देखिए, मैं एंट्री नंबर 1 को डिस्कस कर रहा हूं। एंट्री नंबर 1 आपकी क्या कह रही है? वो कह रही है क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹25,000 वर पेड ₹23,500 इन फुल सेटलमेंट। तो अंडरलाइन द वर्ड फुल सेटलमेंट। अंडरलाइन द वर्ड फुल सेटलमेंट। आपने कितने पैसे दे दिए? पे कर दिए आपने 23,500 आपने पे करे हैं इन फुल सेटलमेंट। यानी कि आपके यहां से, बिजनेस के यहां से कैश कितना चला गया? सर 23,500 चला गया। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सर जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी आप केस लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो मेरी पहली जर्नल एंट्री बनी, सर पहली जर्नल एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा? 23,500 बीइंग क्रेडिटर पेड। ज्यादा लंबी चौड़ी नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आपकी पहली एंट्री हो चुकी है। अब हम दूसरी एंट्री पे चलते हैं। दूसरी एंट्री में आपको क्या बोला गया? दूसरी एंट्री बोला गया क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹65,000 वर हैंडेड ओवर stock of 62,000 in their full settlement. Underline the word full settlement. अंडरलाइन द वर्ड फुल सेटलमेंट। बच्चों, जब मैं आपको डिसोल्यूशन का चैप्टर करा रहा था तो वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था? और एक आपको स्पेशल पॉइंट लिखवाया था, इफ एनी एसेट, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, इफ एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, इफ एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट कब मैं कंप्लीट बोलना चाहूंगा, इफ एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट देन नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सर जब हमारे जनरल एंट्री का सवाल आएगा तो हमें वहां पर एंट्री पास नहीं करनी है, तो क्या हम इस एंट्री को छोड़ दें? नहीं बच्चों, छोड़ना नहीं है। छोड़ने का मतलब है कि आपको इसका आंसर आता नहीं है। आपको वहां पर जनरल के परफॉर्मे में आपको यह चीज लिखनी पड़ेगी, नो एंट्री। कई बच्चों का सवाल आता है कि सर जब एंट्री होनी नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। एग्जामिनर अपने आप प्री डिटरमाइन कर लेगा कि जब एंट्री होनी नहीं है तो हमारा आंसर सही है, हमें नंबर मिलने चाहिए। तो बच्चों आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको वहां पर सोल्यूशन में बताना पड़ेगा, वहां लिखना पड़ेगा नो एंट्री। देखिए, इसका एंट्री नंबर 2 हुआ। सेकंड में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, नो
अगर तब तक आप नो एंट्री नहीं लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स इस आंसर के लिए नहीं मिलेंगे। तो चलिए आपके 2 सवाल खत्म हो चुके हैं, हम तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल ये देखिए, इसे मैं मिटा देता हूं। तीसरा सवाल आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹50,000 out of which creditor of 12,500 were given a laptop of ₹10,000 in their full settlement। तो देखिए बच्चों, आपकी बात हुई, आपके 50,000 के क्रेडिटर थे। मैं यहां लिख रहा हूं आपके 50,000 के क्रेडिटर थे। इसमें से 12,500 का जो क्रेडिटर था, 12,500 के जो क्रेडिटर थे, उन्हें आपने लैपटॉप देके फुल सेटल कर लिया। लैपटॉप देके फुल सेटलमेंट कर दिया। फिर एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, देन नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर। अब आप देखिए आपका रिमेनिंग क्रेडिटर कितना आ गया। सर रिमेनिंग क्रेडिटर आ गया मेरा, सर रिमेनिंग क्रेडिटर कितना आ गया आपको देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। आपके रिमेनिंग क्रेडिटर कितने आ जाएंगे, 50,000 में से अगर मैं 12,500 करता हूं तो मेरे रिमेनिंग क्रेडिटर आ गए 37,500। मेरे रिमेनिंग क्रेडिटर आ गए 37,500 और इन्हें मैंने डिस्काउंट दिया 15% का। इन्हें मैंने डिस्काउंट दे दिया 15% का। इसका मतलब जो 37,500 आए, इसको 15% डिस्काउंट हुआ, इसका मतलब मैंने 85% मैंने इन्हें पेमेंट दे दी। 85% मैंने पेमेंट दे दी, वो कैश में दे दी, सवाल में साफ लिखा है। तो आपका आया 37,500 का 85%, ये आ गया 31,875। 31,875 ये आपने कैश में पेमेंट कर दी। तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 31,875। आप देखिए आपकी तीसरी एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 31,875। देखिए आपके 3 एंट्रियां आपकी हो चुकी हैं। अभी तक इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर मैं अगले केस पे चलता हूं। दैट द केस नंबर 4। दैट द केस नंबर 4, ये रहा आपका केस नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। केस नंबर 4 में वो बोल रहा है आपको क्रेडिटर, मैं इसको मिटा देता हूं। क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹1 lakh, out of which one creditor of ₹15,000 took over furniture whose book value was 20,000 at a valuation of 12,000 in full settlement। आपका ये देखिए आपके टोटल क्रेडिटर कितने के थे, 1 लाख के टोटल क्रेडिटर थे। आपके टोटल क्रेडिटर थे 1 लाख के क्रेडिटर थे। उसमें जो आपका 15,000 का क्रेडिटर था, उसमें आपका जो 15,000 का क्रेडिटर था वो एक आपकी एसेट लेके चला गया इन फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और रिमेनिंग क्रेडिटर, अब आप रिमेनिंग क्रेडिटर कैसे निकालेंगे। आपके क्रेडिटर थे, सर आपके क्रेडिटर थे 1 लाख रुपए। आपके क्रेडिटर थे 1 लाख रुपए के। इसमें से जो आपका 15,000 का क्रेडिटर था, 15,000 का जो क्रेडिटर था वो एक एसेट ले गया फुल सेटलमेंट में, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब रिमेनिंग कितना रह गया, आपका रिमेनिंग रह गया 85,000। 85,000 आपका रिमेनिंग क्रेडिटर रह गया, और उसको आपने आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 3,000 का डिस्काउंट देने के बाद आपने उसकी पेमेंट कर दी। तो आपने 85,000 माइनस 3 आपका कितना आ गया 82,000, आपने इसकी पेमेंट कर दी। तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 82,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 82,000। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे पेज भर गया है। मैंने यहाँ पर, अब मैं परफॉर्मा नहीं बना रहा हूँ बच्चों, परफॉर्मा नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको एंट्री लिख रहा हूँ, एंट्री नंबर 4। चलो सर बना ही देता हूँ डेट। फिर कहोगे सर सब्जेक्टिव पेपर है, जब आप ही इतना आलस कर रहे हो तो हमारे में तो आलस कूट कूट के भरा हुआ है, हमारे में तो आलस कूट कूट के भरा हुआ है। तो चलिए आपके लिए तो बेटा मैं परफॉर्मा भी बनाने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि आप लोग पेपर में अच्छे नंबर ले आए। और बच्चों अगर आपको ये लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो बेटा सतीश अकाउंट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो भी मेरे नए पेपर आपके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन आता रहे, और मैं इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बनाता चला जाऊंगा आपके लिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस आप पढ़ लीजिए। इस कोविड में जो आपकी पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसे आप कंपनसेट कर लीजिए, इस टर्म में कंपनसेट कर लीजिए। तो चलिए अगली 4th एंट्री आपकी होगी। सर 4th एंट्री होगी मेरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 82,000। देखिए मैंने आपको ये प्रूव कर दिया। यहां लिखिए बीइंग
क्रेडिटर वर पेड। अब देखिए आपका केस नंबर 5 आ गया स्क्रीन पर। केस नंबर 5 आ गया स्क्रीन पर, ये देखिए, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्रेडिटर अमाउंटेड रुपीज 1,40,000 आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द क्रेडिटर, अंडरलाइन द वर्ड हाफ ऑफ द creditor accepted motor vehicle of rupees 1 lakh at 60% less than the book value। मतलब 70,000 के क्रेडिटर को हमने 1 लाख का व्हीकल जो था उसको 60% बुक वैल्यू पे दे दिया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एंड अ कैश अमाउंट ऑफ रुपीज 25,000। इस क्रेडिटर को यानी कि 1,40,000 में जो मेरे 1,40,000 के क्रेडिटर थे उसमें से 70 वालों को मैंने क्या दिया, 70,000 वालों को 70 के लिख दिया, या सर यहाँ नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे कर देता हूँ। 70 वालों को मैंने क्या दे दिया, 70 वालों को मैंने सिर्फ 25,000 मैंने कैश में पेमेंट कर दी। तो मैं एसेट वाला तो कंसीडर करूंगा नहीं, जो मैं कैश में पेमेंट करूंगा वो 25,000 रुपए मेरे ये आ गए। ओहो, ये क्या हो गया, ये 25,000 मेरे कैश में पेमेंट आ गए। और रहे बाकी 70,000 के लिए, यानी कि ये क्या बचे, बैलेंस जो 70,000 के थे, बैलेंस जो 70,000 के थे उसमें आपने क्या किया, उसे आपने रिमेनिंग क्रेडिटर डिस्काउंट ऑफ 10% दिया। बाकी के जो क्रेडिटर थे आपने 10% डिस्काउंट ले लिया, तो कितना आ गया, -7,000 का आपने डिस्काउंट ले लिया। तो इसका मतलब आपने इनको कितना पेमेंट कर दिया, आपने इनको पेमेंट कर दिया 63,000 का, आपने पेमेंट कर दिया 63,000 का। तो आपकी देखिए आपकी टोटल पेमेंट कितनी हो गई, आपकी टोटल पेमेंट हो गई बच्चों 63 + 25, यहाँ कर रहा हूँ 63,000 + 25,000 दैट इज 88,000। 88,000 की आपने पेमेंट कर दी, तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश, या रियलाइजेशन टू कैश टू बैंक भी कर सकते हो। तो देखिए मैं एंट्री बना रहा हूँ रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश 88,000। तो देखिए मैं अगली एंट्री बना रहा हूँ, 5th नंबर एंट्री बना रहा हूँ, मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितना करूंगा, 88,000 करूंगा। आई थिंक बच्चों ये आपका कंप्लीट 7 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं, नहीं तो मैं, चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 का जो चॉइस वाला क्वेश्चन है जो और में आया हुआ है आपका, वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अब इसे डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या निकलेगा। तो सवाल है X, Y and Z वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर फिक्स कैपिटल। अंडरलाइन द वर्ड, मैंने आपको फंडामेंटल भी कहा था कि जब आपका फिक्स कैपिटल आ जाए तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए, फिक्स कैपिटल। उनकी रेशो क्या दी हुई है, फिक्स कैपिटल आपकी रेशो जो है वो है 5:3:2। आपको लगेगा कि इसमें रेशो इक्वल होगी, रेशो इक्वल नहीं है, क्या लिखा हुआ है, प्रोपोर्शन ऑफ देयर फिक्स कैपिटल, और फिक्स कैपिटल आपकी 5:3:2 की रेशो में 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। हाँ सर ये भी आ गया। और नीचे देखिए मैंने आपको बोला कि रिटायरमेंट के सवाल में सबसे पहले आपने ये नोट करना है, चाहे वो डेथ का सवाल है चाहे वो रिटायरमेंट का सवाल है, आप पहले ये नोट करेंगे कि कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है, कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है, डेथ, सॉरी जेड रिटायर हुआ है, जेड बोले तो 2/10 वाला, 2/10 वाला रिटायर हुआ है, जेड रिटायर हुआ है। अब आप सवाल को आगे रीड करते हैं, हमने सवाल को आगे रीड करा। देखिए ऑन द above date Z retire from the following terms: land and building undervalued by 20%, plant and machinery overvalued by 25%। सर ये एंट्रियां तो हमने एडमिशन में की थी, ये हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। हाँ सर बिल्कुल रिलेटेड है ये। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन एट 5% ऑफ डेटर, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। देखिए ये हमारा चैप्टर नंबर 2 जो हमने टर्म 1 में पढ़ा, वैल्यूएशन गुडविल पे बेस्ड है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, 20, 4 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट है, वो थर्ड क्लॉज जो है, एक्स एग्री टू रीपे हिज लोन। एक्स ने एग्री किया कि वो अपना लोन रीपे कर देगा, एंड दिस लोन रीपे बाय एक्स वाज टू बी यूटिलाइज्ड टू पे जेड। द बैलेंस इफ एनी विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। मुझे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तीनों बनाने हैं। तो मैंने आपको बताया है हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, तो मैं पहले तीनों के परफॉर्मे तैयार कर लूंगा, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लूंगा,
पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लूंगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लूंगा, और बाकी मैं बनाऊंगा कुछ वर्किंग नोट जो मुझे आंसर का पार्ट बनेगा और जो मेरे को करने जरूरी हैं, तभी मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 का हम कोर वाला पार्ट करने जा रहे हैं जो कि रिटायरमेंट से रिलेटेड था। तो मैं यहां बना रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पूरा बना लेता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीस, पर्टिकुलर्स। अब बेटा इसमें जो टाइम लगना है वो तो लगना ही लगना है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है। ये मैंने बना लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरे पेज पे मैं बना लूंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरे पेज पे मैं बनाऊंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और इस सर ये तो बड़ा लंबा सवाल हो जाएगा, कोई बात नहीं, अब जो एग्जामिनर ने पूछा वो तो मुझे देना ही पड़ेगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लिया। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। देखिए ये भी मेरा अकाउंट बन चुका है। अब अलग पेज पे मैं अगले पेज पे बना लूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाऊंगा मैं अलग पेज पे बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट। ये मैंने बनाया पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, और मुझे पता है कि पार्टनर जेड रिटायर हो गया है। अगले पेज पे बनाऊंगा मैं वर्किंग नोट्स। अगले पेज पे बनाऊंगा मैं वर्किंग नोट्स। सबसे पहले मैंने सवाल को ऊपर से पढ़ना शुरू किया। सवाल को मैंने ऊपर से पढ़ना शुरू किया। मैंने पहले लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ये मैंने लिख लिया। उसके बाद देखिए आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो मैं करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी लिख दूंगा। करंट अकाउंट के बैलेंस लिखूंगा। आपके बाद देखिए यहाँ पर वाई और जेड का बैलेंस दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वाई और जेड में लिख दूंगा मैं 60,000 एंड 40,000। आपको ये देखिए, आपको यहाँ पर एक्स का जो करंट अकाउंट है वो आपको एसेट साइड में दिया हुआ है। अगर दोनों के दिए हो तो आप ये चेक करेंगे बैलेंस शीट में कि क्या एक्स का अकाउंट का जो करंट अकाउंट है उसका एसेट साइड में तो नहीं बैलेंस दिया हुआ। एसेट साइड में, क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंस आपने फंडामेंटल पढ़े, आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। तो आपको देखिए एक्स में लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 लाख। हाँ सर, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद देखिए आपका, अब आपको पता है कि जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो ऑल एंट्रीज जो होती हैं वो पार्टनर करंट अकाउंट में जाएगी। तो अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट जाएगा वो भी करंट अकाउंट में जाएगा। जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जाएगा वो भी करंट अकाउंट में जाएगा। जो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जनरल रिजर्व वगैरह का है वो भी कहाँ जाएगा, P&L, वो भी कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। इवन इवन WCR का भी जो कोई अगर बटना होगा तो WCR IFR का जो इफेक्ट जो कैपिटल अकाउंट में जाता है वो भी कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। तो अब आप देखिए आपका मेन जो है वो करंट अकाउंट बन गया। मैं सवाल को पढ़ता जा रहा हूं इधर देखिए। उसके बाद देखिए आपका मेरा लायबिलिटी साइड खत्म हो गया। अब आप देखिए आपको एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। मैं इसे क्या करूंगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस रेशो में लेके जाऊंगा, 5:3:2। सर ये कहां लिखा था 5:3:2? आपको देखिए सवाल के अंदर सबसे ऊपर लिखा गया था कि जो इनकी रेशो थी वो फिक्स कैपिटल में थी। इनकी जो रेशो थी वो फिक्स कैपिटल में थी। फिक्स कैपिटल में कितना आ जाएगा, 5:3:2। तो देखिए 5:3:2 के हिसाब से कितना आएगा, 5:3:2 के हिसाब से 2,41,000 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो 241 आ गया। 241 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो 24,100 आ गया। इंटू 5 ये मेरा कितना आ गया,
सर ये मेरा आ गया 1,20,500, 1,20,500 और कितना आ गया सर, आ गया 72,300, 72,300 और 2 का हो गया 24 दूनी 48, 48,200। देखिए आपका ये भी ट्रीटमेंट हो गया। अब आप आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 20%। अब ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री है। आप ये चलिए, आपकी ये एंट्री कहां से है, ये वाली देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड, अंडरलाइन द वर्ड अंडर वैल्यूड, अंडरलाइन द वर्ड अंडर वैल्यूड। तो हमने एडमिशन में भी किया अंडर वैल्यूड है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गई, ये किसके इक्वल हो गई, ये 80% के इक्वल हो गई। तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा, 100% किसके इक्वल हो जाएगा, तो 6 लाख डिवाइड बाई 80 इंटू 100 कर देंगे, 6 लाख डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करेंगे तो आपका ये जो नई वैल्यू आएगी वो आएगी 7,50,000, वो आएगी आपकी 7,50,000 इंटू 100 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 7,50,000, 7,50,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब आप 1.5 लाख से क्या हो गए, हैप्पी हो गए। अब 1.5 लाख से क्या हो गए, हैप्पी हो गए। तो बाय कौन सा अकाउंट था मेरा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1,50,000। हाँ सर ये आ गया। अगली एंट्री देखिए, अगली एंट्री आपकी प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 25%, प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 25%, प्लांट एंड मशीनरी इसका मतलब ओवर वैल्यूड, इसका मतलब ये किसकी इक्वल हो गई, ये हो गई 125 की, ये 125 की इक्वल हो गई। तो आपको 100% पे लेके आनी है, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख डिवाइड बाई 125 इंटू 100। आप ये देखिए, अब 2500 का 100, 25 पंजे ये आ गया 5, 1,60,000 आ गई। तो आपने 1,60,000 की एसेट को 2 लाख दिखाया हुआ है, तो आप इसे कम करेंगे तो सैड हो जाएंगे। कितने से सैड हो जाएंगे सर, कितने से सैड हो जाएंगे सर, हो जाएंगे 40,000 से सर, सैड हो जाएंगे 40,000 से। तो टू क्या नाम था, प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी 40,000 से आपका ये आ गया। उसके बाद देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन 5% ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन 5% ऑन डेटर। आपका देखिए डेटर पे कितना था, 5%, 5% था आपका 750 रुपये, 750 आपका प्रोविजन होना चाहिए था, 750 प्रोविजन होना चाहिए था। और आपका प्रोविजन ऑलरेडी कितना बना हुआ है, 1500 आपका ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ था। तो अब आपको प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ेगा और प्रोविजन को कम करोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आप हैप्पी हो जाओगे। तो आप क्या करोगे, आप करोगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज 750, दैट इज 750 को ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिख देता हूं 750। देखिए आपका ये सवाल हो गया। अब देखिए नीचे आपने पढ़ना है, नीचे आपने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अब ये देखिए उन्होंने लिखा है सवाल के अंदर, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, अंडरलाइन द वर्ड लास्ट 3 ईयर। गुडविल निकालिए 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। और आपका 31 मार्च 19 को आपका, और 31 मार्च 20 को आपका ये 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। एक मिनट, उन्होंने क्या बोला, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। अब आप देखिए आपका लास्ट 3 ईयर कौन सा होगा, यहाँ पे मैं देखो, आप थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ देखिए, आपकी बैलेंस शीट कौन से दिन की थी, आपकी बैलेंस शीट थी 31 मार्च 21 की, आपकी बैलेंस शीट थी 31 मार्च 21 की। तो आपका पहला प्रॉफिट कौन सा होगा, आपका पहला प्रॉफिट होगा, लास्ट का जो सबसे पहला प्रॉफिट होगा वो 31 मार्च 21 का होगा। सेकंड लास्ट कौन सा होगा, 31 मार्च 20। और थर्ड कौन सा होगा, 31 मार्च 19। आप जरा से ध्यान से देखिए, एक प्रॉफिट होगा ये, तब ये लास्ट वाला चलेगा। अब आप यहाँ पे सवाल की तरफ देखिए, आप सवाल की तरफ देखिए बच्चों, आप सवाल की तरफ देखिए कि आपको 19 का और 20 का प्रॉफिट दिया हुआ, आपको 19 का और 20 का प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको यहाँ पर 21 का प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, आपको 31 मार्च 21 का प्रॉफिट नहीं दिख रहा। और आपके मन में आएगा कि सर ये तो सवाल गलत फ्रेम हो गया, ये तो सवाल गलत फ्रेम हो गया, ये तो मिस प्रिंटिंग हो गई एग्जामिनर से, अब हमें इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। और आप खुशी खुशी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाते हो कि भैया 5 नंबर तो फ्री फंड के मिलेंगे, सवाल गलत था। तो आपको बेटा आपके ये जो सपने हैं एकदम आके टूट जाएंगे।
सर क्यों टूट जाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात, आप ध्यान से सवाल को देखते नहीं हो। सर वहां पे तो 2 प्रॉफिट दिया, उसने 3 प्रॉफिट का एवरेज पूछा, तीसरा प्रॉफिट कहां था? तीसरा प्रॉफिट कहां था? तो आपने कभी बैलेंस शीट को देखा? आपको मैंने क्या बोला? 31 मार्च 21 का प्रॉफिट आपको मिसिंग था। आपको 21 31 मार्च 21 की आपको बैलेंस शीट दिया, क्या आपने उसमें बैलेंस शीट में गौर फरमाया? क्या बैलेंस शीट को आपने अच्छे से स्कूटनी करा? सर नहीं करा। तो ये देखिए, ये रहा आपका वो प्रॉफिट, ये देखिए, ये रहा आपका वो प्रॉफिट जो यहां छुपा हुआ था, जो यहां छुपा हुआ था। ये देखिए, ये देखिए, ये प्रॉफिट छुपा हुआ था कि नहीं था? ये प्रॉफिट छुपा हुआ तीसरे साल का, जो फर्स्ट ईयर का, जो लास्ट फर्स्ट ईयर था, इसका प्रॉफिट था कि नहीं था? हाँ सर, ये तो हमने देखा ही नहीं, हमारी तो गुडविल भी गलत निकल गई। अब कितने नंबर मिलेंगे? अब बेटा ये तो आंसर की बताएगी कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो इसलिए कहता हूं, अकाउंट जितना आप कूल होके करोगे, उतना ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो चलिए अब मैं यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट करता हूँ। गुडविल का ट्रीटमेंट करना है मुझे, मैं यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं यहाँ निकालता हूँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर ये फार्मूला तो हमें याद है। हाँ सर याद है। तो मैं एवरेज प्रॉफिट निकालता हूँ। एवरेज प्रॉफिट कितना था मेरा? एवरेज प्रॉफिट मैंने लिया कितना था? ये देखिए, एवरेज प्रॉफिट लिया मैंने 4 लाख, एक प्रॉफिट लिया 3 लाख, और ये मेरा यहां पर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है मेरा? ये मेरा डेबिट साइड में दिया हुआ है। ये मेरा, एक मिनट, ये मेरा डेबिट साइड में दिया हुआ है। ये डेबिट साइड में दिया हुआ है। इस डेबिट का मतलब क्या है सर? डेबिट साइड का मतलब होता है लॉस, दैट इज नेगेटिव प्रॉफिट। डेबिट साइड का मतलब होता है लॉस, दैट इज नेगेटिव प्रॉफिट। तो मैं यहां क्या करूंगा? 4 लाख प्लस 4 लाख था, प्लस 3 लाख, माइनस 2,41,000 डिवाइड बाय 3। ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आया। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। कितना आ जाएगा सर? ये आ गया 7 लाख। ये आ गया मेरा 7 लाख माइनस 241 डिवाइड बाई 3। ये मेरा आ गया 153, 1,53,000 इंटू 2। ये मेरा आ गया 3,06,000। ये क्या आएगी आपकी? ये क्या आएगी? गुडविल आएगी। किसकी आएगी? सब फॉर्म की आएगी। अब यहाँ रिटायर कौन हो रहा है सर? यहाँ पर रिटायर हो रहा है जेड। तो मैं क्या निकालूंगा? जेड शेयर ऑफ गुडविल। जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? 3,06,000। हाँ सर 3,06,000। और ये कितने के लिए रिटायर हुआ था? उसका हिस्सा था वो 2/10। जेड का जो था 2/10, तो यानी कि 1/5 कर देता हूं इसका मैं, 3,06,000 को मैं 1/5 से डिवाइड कर देता हूं। 3,06,000 डिवाइड बाई 5, दैट इज 61,200। दैट इज 61,200 आपकी इसकी गुडविल आ गई। अब 61,200 आपको रेशो क्या दे रखी थी? 5:3:2। 5:3:2। अब आप यहां देखेंगे कि क्या आपको यहां पर नई रेशो दे रखी है? क्या यहां आपको नई रेशो दे रखी है? सर नई रेशो नहीं दी हुई। तो आपकी गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी? गेनिंग रेशो हो जाएगी 5:3। आपकी गेनिंग रेशो हो जाएगी 5:3। तो इसे आप बांटिए, डिवाइड बाई 8। 61,200 डिवाइड बाई 8 इंटू में 5 कर दूं, तो ये आ गया 38,250। 38,250। और दूसरा आ जाएगा आपका 22,950। 22,950 आपका आ जाएगा। ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। तो इसे गुडविल के ट्रीटमेंट को आप कहाँ लिखेंगे? करंट अकाउंट में लिखेंगे। किसके करंट अकाउंट में लिखेंगे सर? इसके करंट अकाउंट में लिखेंगे। किसके करंट अकाउंट में लिखेंगे सर? जो रिटायर हुआ है उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। बाय एक्स करंट अकाउंट, बाय एक्स करंट अकाउंट। कितना आ गया सर? कितना निकाला था मैंने? 38,250 बाय वाइस करंट अकाउंट, बाय वाइस करंट अकाउंट 22,950। देखिए आपका ये भी आ गया। अब इसका डबल इफेक्ट लेंगे तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? टू एक्स करंट टू वाई करंट। किसके अकाउंट में लिखेंगे? जेड के अकाउंट में लिखेंगे। इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। 38, सॉरी सॉरी, कर लीजिए बेटा, कभी भी इसके
ये इसके क्रेडिट में हो गया तो इसके कहाँ आ जाएगा, ये गलती बार बार हो जाती है, टू टू जेड करंट अकाउंट। टू जेड करंट अकाउंट कहाँ आएगा, एक्स के डेबिट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 38250 22,950। देखिए आपका गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया, आपका गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है द एक्स एग्री टू रीपे हिज लोन। क्या आप बैलेंस शीट पे चेक करिए कि क्या एक्स ने फर्म से कोई लोन ले रखा था, क्या एक्स ने फर्म से कोई लोन ले रखा था। आप सवाल में देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए, ये रहा एक्स लोन, 35,500 का एक्स ने फर्म से लोन ले रखा था, जो उसने पे कर दिया, पे कर दिया। और ये किसके लिए पे किया, ये वाई जेड को जो पेमेंट देनी है उसके लिए हमने इसे यूटिलाइज कर लिया, इसके लिए हमने यूटिलाइज कर लिया। तो आप ये देखिए 35,500 की आपके पास बैंक या कैश आ गया। तो आप ये देखिए, आप ये एंट्री क्या करेंगे, और इसके लिए आपने किसको पेमेंट करी है, आपने उसके लिए पेमेंट करी है, किसको पेमेंट करी है, जेड को पेमेंट करी है। तो आप यहां लिखेंगे टू बैंक 35,500। हाँ सर, ये भी हो गया। अब देखिए आपका सवाल खत्म हो गया। उन्होंने क्या बोला है कि इसका जो बाकी पैसा होगा वो लोन अकाउंट में आएगा। अब देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको सॉल्व कैसे करना है, आप ये देखिए। आप सबसे पहले अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे। ये कितना आ गया, 1,50,750। इसमें से आपका ये आ गया टू गेन डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। 5:3:2 में बांटोगे 40,000 आ गया। 1,10,750 को अगर मैं 5:3:2 में बांटता हूं तो मेरा आ जाएगा 55,375, 55,375, 33,33,225 और 22,150। ये आपका रिवैल्यूएशन का गेन आ गया। इस रिवैल्यूएशन गोल को मैं करंट अकाउंट में, सॉरी बेटा यहां मैं गलत लिख गया, देखिए यहां पर भी गलती हो गई मेरे से, यहां पर कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। और आप भी यही गलती करोगे क्योंकि हमने फिक्स कैपिटल लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ मैंने ये जानबूझ के गलती करी, यहाँ क्या आ जाएगा वाई करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। क्योंकि कई बार क्या होता है, गलती करने के बाद अगर आप ठीक करोगे तो वो ज़्यादा आपको रिटेन रहती है। तो करंट अकाउंट में आ गया। तो आप ये देखिए, आप यहाँ करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 55,375, 33,225 और 22,150। अब देखिए आपकी एक चीज और रह गई थी, आपकी बैलेंस शीट में एक बार चेक कर लीजिए कि आपका कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व तो नहीं रह गया। तो आप ये देखिए, आपने इस जर्नल रिजर्व का भी एंट्री नहीं करी है। आपने इस जर्नल एंट्री की एंट्री नहीं करी है, तो इस जर्नल रिजर्व को भी बांट दो बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट। बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट आपने बांटा 37,500, 22,500 और 15,000 आपका ये आ गया। अब देखिए आपका मोस्टली सवाल खत्म हो गया। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसके करंट अकाउंट को उसके कैपिटल में डालेंगे। जब भी आपको करंट अकाउंट वाला सवाल आएगा तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन के बाद जो अकाउंट बंद करेंगे वो करंट अकाउंट का बंद करेंगे। आप तीनों के करंट अकाउंट को बंद कर दिए। सबसे पहले आप करंट अकाउंट को बंद करेंगे, उसके बाद कैपिटल को बंद करेंगे। तो मैं पहले जेड के करंट अकाउंट को पहले मैं सेटल कर देता हूँ। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 40,000 प्लस 38,250 प्लस 22,950 प्लस 22,150 प्लस 15,000। ये आपका आ गया 1,38,350। इसमें से मैंने माइनस कर दिया 48,200। ये मेरा आ गया 90,000। इसे मैं डालूंगा टू, इसे मैं डालूंगा कहाँ डालूंगा, टू किसके अकाउंट में डालूंगा, टू जेड कैपिटल। टू जेड कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 90,150 और ये मेरा बैलेंस हो गया बराबर 138,350। और ये वाला बैलेंस जेड कैपिटल में इमीडिएट मैं ट्रांसफर कर दूंगा। यहां लिखूंगा बाय जेड करंट अकाउंट 90,150, 90,150। तो आप देखिए ये भी आ गया 90,150। अब मैं इसके अकाउंट को बंद कर देता हूं, ये भी अकाउंट को बंद कर देता हूं। ये आ गया मेरा 55,375। ये आ गया,
ये सर इधर का, इसमें इधर का ज़्यादा आ रहा है। करंट अकाउंट में तो बेटा डेबिट क्रेडिट दोनों आ सकते हैं, तो इधर का ज़्यादा आ रहा है। ये आ रहा है 1 लाख प्लस 1,20,500 प्लस 38,250, आपका जो ये आ रहा है 258,750। तो आपका यहाँ पर देखिए इसका बैलेंस यहाँ आ रहा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसमें से आपने माइनस किया 55,375 माइनस 37500, ये आपने माइनस किया तो 165,875 आ गया, 165,875 आ गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। और नीचे मैंने लिख दिया 258,750। अब इधर का भी चेक कर लेते हैं, 72,19, ये 92, ये इधर किस तरफ का है, इसमें वाई के केस में क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट का टोटल आ गया यहाँ पर 1,15,725, 1,50,725। इसमें से मैंने ये कर लिया 1,15,725, मेरा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया मेरा टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन मेरा आ गया, कितना आ गया सर, ये 1,15 में से ये मेरा आ गया 20,475, ये मेरा यहाँ का बैलेंस आ गया। देखिए ये मेरा अकाउंट मेरा कंप्लीट हो गया। अब कैपिटल अकाउंट की बात रही, कैपिटल अकाउंट में पहले सबसे पहले मैं जेड को रफा दफा करूंगा। जेड को मेरे को कितने पैसे देने थे, जेड को देने थे 2,90,150 रुपीज़ देने थे, इसमें मैंने 35,500 दे दिया। तो बाकी कहाँ चला जाएगा, जेड के लोन अकाउंट में चला जाएगा। कितना चला जाएगा सर, 2,90,150 में से इसको मैंने 35,500 दे दिया। ये मेरा रहेगा 254,650, ये मेरी बैलेंस शीट फिगर आ गई। और उसके बाद आपने इनका बैलेंस शीट निकाल लेना है। इनका बैलेंस शीट क्या आएगा, 5 लाख, 3 लाख, ये आपका अकाउंट दोनों तरफ का बराबर हो गया। 5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 2,90,150। देखिए आपका ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। बड़ा लेंथी सवाल था, तो बच्चों ये तो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। हो सकता है पेपर में इतना लंबा सवाल ना आए, पर हम प्रैक्टिस तो नहीं कर लेंगे कि अगर हमें कोई सवाल थोड़ा सा लेंथी भी आ जाता है तो उसकी हमें प्रॉब्लम ना हो। तो आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ। अगली क्लास में मैं आपको अगले सवाल से लेके चलूँगा। तो बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।